तो चलिए आज जीवन की सबसे हैरत अंगेज कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, एक नए इंसान के बनने की कहानी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस प्रक्रिया की गहराई में ले जाते हैं और ये कहानी शुरू होती है इस एक तथ्य से कि इंसान सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जी। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक शुक्राणु और एक अंडाणु। और आज हम इन किरदारों के बनने से लेकर उनके मिलने और फिर 9 महीने के उस अविश्वसनीय सफर के हर पड़ाव को विस्तार से समझेंगे। और ये कहानी शुरू होते ही एक बहुत दिलचस्प मोड़ ले लेती है। ये सारी घटनाएं यौवन आरंभ यानी प्यूबर्टी के बाद ही मुमकिन हो पाती हैं। अच्छा। लेकिन यहीं पर प्रकृति की दो अलग अलग रणनीतियां साफ दिखती हैं। पुरुषों में शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया बुढ़ापे तक चलती रहती है, एक कभी न खत्म होने वाली सप्लाई की तरह। जबकि स्त्रियों में अंडाणु बनाने की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू होकर लगभग 50 साल की उम्र में खत्म हो जाती है। उनके पास एक, आप कह सकती हैं, सीमित स्टॉक होता है। वाह, एक तरफ मात्रा और दूसरी तरफ गुणवत्ता पर फोकस। ये तो शुरुआत में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र को समझते हैं, जहां कहानी का पहला किरदार यानी शुक्राणु तैयार होता है। बिल्कुल ठीक है। तो पुरुष जनन तंत्र स्रोत बताते हैं कि यह शरीर के श्रोणी यानी पेल्विक रीजन में होता है। जी। इसमें एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टीज, कुछ सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां शामिल हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो वृषण की लोकेशन है। ये शरीर के अंदर क्यों नहीं होते? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब प्रकृति के बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। अच्छा। वृषण शरीर के बाहर एक थैली वृषण कोश यानी स्क्रोटम में होते हैं। इसका एक ही मकसद है तापमान को नियंत्रित करना। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, बहुत नाजुक होती है। इसे शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। वृषण कोश एक तरह का पर्सनल एयर कंडीशनर है। पर्सनल एयर कंडीशनर, ये तो कमाल है। शरीर से बाहर होने की एक बहुत खास वजह है। जी हाँ, बहुत खास। तो इस शुक्राणु फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा होता है? बिल्कुल, आप इसे एक हाईटेक फैक्ट्री ही समझिए। हर वृषण के अंदर करीब 250 छोटे-छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। 250? जी, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। और हर कंपार्टमेंट में बहुत ही बारीक उलझी हुई पाइपलाइन बिछी होती हैं। ये है शुक्रजनक नलिकाएं। इन्हीं पाइपों के अंदर शुक्राणु बनते हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत ही कुशल उत्पादन लाइन है। एकदम। और इस प्रोडक्शन लाइन पर काम कौन करता है? मेरा मतलब है, कौन सी कोशिकाएं ये काम करती हैं? इन पाइपलाइनों के अंदर 2 तरह के वर्कर्स होते हैं। पहले हैं नर जर्म कोशिकाएं या शुक्राणुजन। ठीक है। ये असल में शुक्राणुओं को बनाने का कच्चा माल है। ये अर्धसूत्री विभाजन नाम की एक प्रक्रिया से गुजरकर शुक्राणु बनाती हैं। और दूसरे हैं सर्टोली कोशिकाएं, जिन्हें आप नर्स सेल्स भी कह सकते हैं। नर्स सेल्स तो प्रोडक्शन लाइन है, वर्कर्स हैं और नर्स सेल्स भी हैं। लेकिन किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए मैनेजमेंट और हार्मोन्स की भी तो जरूरत होती होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इन पाइपलाइनों के बाहर जो खाली जगह होती है, वहां लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं? हाँ, ये इस फैक्ट्री के मैनेजर है। ये पुंजन यानी एंड्रोजन नाम का हार्मोन बनाती हैं, जिसमें सबसे मुख्य है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन। जी, यही हार्मोन पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और पुरुष जनन तंत्र के सही कामकाज को सुनिश्चित करता है। तो एक बार जब शुक्राणु बन जाते हैं, तो उनका आगे का सफर क्या होता है? वो शरीर से बाहर कैसे आते हैं? उनका सफर एक बहुत ही जटिल नेटवर्क से होकर गुजरता है। वृषण के अंदर बनी नलिकाओं से निकलकर वो अधिवृषण यानी एपिडिडमिस में पहुंचते हैं। अधिवृषण? हाँ, ये एक लंबी कुंडलित ट्यूब है। यहाँ वो परिपक्व होते हैं और उन्हें स्टोर किया जाता है। फिर वहां से वो शुक्रवाहक नाम की एक और ट्यूब के जरिए आगे बढ़ते हैं। और रास्ते में उन्हें कुछ मदद भी मिलती होगी, जैसा कि स्रोत कुछ सहायक ग्रंथियों का जिक्र करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इस सफर में 3 तरह की ग्रंथियां अपना योगदान देती हैं: शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। और ये क्या करती हैं? इन ग्रंथियों से एक खास तरल निकलता है, जिसे हम शुकीय प्लाज्मा कहते हैं। ये शुक्राणुओं के लिए एक तरह का एनर्जी ड्रिंक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एनर्जी ड्रिंक? जी, इसमें फ्रक्टोज यानी शुगर होती है ताकि शुक्राणुओं को ऊर्जा मिले। कैल्शियम और दूसरे जरूरी एंजाइम भी होते हैं। इसी प्लाज्मा
और शुक्राणुओं के मिश्रण को हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। तो ये तो हुई शुक्राणु बनाने और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाली प्रणाली की बात, जो अपने आप में कमाल है। बिल्कुल। लेकिन कहानी का दूसरा आधा हिस्सा, जहां इस कहानी का असली जादू होना है, वो शायद इससे भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। सही कहा। चलिए अब स्त्री जनन तंत्र को समझते हैं। बिल्कुल। अगर पुरुष तंत्र मात्रा के लिए बना है तो स्त्री तंत्र गुणवत्ता और पोषण के लिए। इसमें एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरीज, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब्स, एक गर्भाशय और योनि शामिल है। और यहाँ मुख्य अंग अंडाशय है। जी हाँ, यहाँ प्राथमिक अंग है अंडाशय। ये न सिर्फ स्त्री युग्मक यानी अंडाणु बनाते हैं, बल्कि कई जरूरी स्टीरॉयड हार्मोन्स भी पैदा करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद उसका रास्ता क्या होता है? स्रोत में अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के कुछ हिस्सों का जिक्र है। कीपक, झालर, ये सब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि अंडवाहिनी एक रास्ता है, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता। स्मार्ट रास्ता? हाँ। इसका जो हिस्सा अंडाशय के पास होता है वो एक कीप जैसा है, जिसके किनारों पर उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हें झालर या फिम्ब्रिया कहते हैं। अच्छा। जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है, जिसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं, तो ये झालर एक कैचर की तरह हरकत में आती हैं और अंडाणु को पकड़कर ट्यूब के अंदर खींच लेती हैं। ये तो बहुत अद्भुत है। तो अंडाणु को पकड़ लिया जाता है, फिर वो आगे कहाँ जाता है? ट्यूब के अंदर आगे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, जिसे तुम्बिका या एम्प्यूला कहते हैं। तुम्बिका? जी, यह इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि यहीं पर, इसी जगह पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, मतलब निषेचन होता है। ओह, अच्छा, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है? जी, इसी एम्प्यूला वाले क्षेत्र में। इसके बाद ट्यूब का आखिरी संकरा हिस्सा गर्भाशय से जुड़ जाता है। और गर्भाशय, जिसे आम भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं, स्रोत बताते हैं कि इसकी दीवार में 3 परतें होती हैं। इन परतों का क्या काम है? गर्भाशय एक असाधारण अंग है। इसकी सबसे अंदरूनी परत है गर्भाशय अंतस्तर या एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम। आप इसे एक नर्सरी की तरह समझ सकते हैं, जो हर महीने एक निषेचित अंडे के स्वागत के लिए खुद को तैयार करती है। ये मोटी हो जाती है, इसमें रक्त की सप्लाई बढ़ जाती है। अच्छा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले बदलाव इसी परत में होते हैं? बिल्कुल। और बाकी 2 परतें? बीच की परत सबसे मोटी और मजबूत होती है, गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमीट्रियम। ये चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। गर्भावस्था के दौरान ये फैलती है और प्रसव के समय इसमें जो जोरदार संकुचन होते हैं, उन्हीं से शिशु का जन्म होता है। समझ गया। और सबसे बाहरी परत? वो एक पतली सुरक्षात्मक झिल्ली होती है। स्रोत में स्त्री की बाह्य जननेंद्रिय का भी जिक्र है और खास तौर पर योनि छद या हाइमन के बारे में एक जरूरी बात बताई गई है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक भ्रांति को दूर करता है। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि हाइमन एक पतली झिल्ली है जो अक्सर पहले मैथुन के दौरान फट जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अच्छा। ये साइकिल चलाने, घुड़सवारी, किसी खेलकूद में हिस्सा लेने या अचानक गिरने से भी फट सकती है। और कुछ मामलों में ये मैथुन के बाद भी बनी रह सकती है। मतलब इसका होना या ना होना? जी। इसका होना या ना होना किसी भी तरह से किसी स्त्री के कौमार्य या वर्जिनिटी का भरोसेमंद संकेत नहीं माना जा सकता। ये एक प्योरली बायोलॉजिकल फैक्ट है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। तो अब हमने दोनों किरदारों के घर देख लिए हैं। जी। अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जहां ये किरदार तैयार होते हैं। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। सही। पुरुषों में इसे शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया यौनारंभ से शुरू होती है और इसमें शुक्राणुजन नाम की कोशिका, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र। हाँ, वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर 4 बराबर आकार के शुक्राणु बनाती है और हर शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। एक कोशिका से 4 शुक्राणु। ये एक सीधी साधी प्रक्रिया है। लेकिन स्त्रियों में अंड जनन या oogenesis की प्रक्रिया इससे बहुत अलग है, जैसा कि आपने शुरू में बताया था। बहुत ज्यादा अलग। और यहीं पर एक दिमाग घुमा देने वाली बात सामने आती है। वो क्या? ये प्रक्रिया किसी लड़की के जन्म के बाद या यौवनारंभ में नहीं, बल्कि तब शुरू हो जाती है जब वो खुद अपनी माँ के गर्भ में एक भ्रूण होती है। 1 मिनट, क्या मतलब? इसका मतलब एक पैदा न हुई बच्ची के अंदर उसके भविष्य के बच्चे बनाने वाले अंडाणु पहले से मौजूद होते हैं? बिल्कुल। जन्म के समय ही एक बच्ची के अंडाशय में लाखों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं।
जन्म के बाद कोई नया अंडाणु नहीं बनता। कमाल है। ये सारे अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था में आकर रुक जाते हैं और सालों तक उसी अवस्था में रहते हैं। यौवनारंभ के बाद हर महीने हार्मोन्स के प्रभाव में इनमें से कोई एक अपना पहला विभाजन पूरा करता है। और ये विभाजन भी शुक्राणु जनन जैसा नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक असमान विभाजन होता है। असमान? जी। इससे एक बड़ी कोशिका बनती है, द्वितीयक अंडक, जिसमें लगभग सारा पोषक पदार्थ चला जाता है, और एक बहुत छोटी सी कोशिका बनती है जिसे प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते हैं, जो बाद में नष्ट हो जाती है। अच्छा, तो प्रकृति यहाँ अपने सारे संसाधन एक ही अंडे पर लगाती है। सही कहा, ताकि उसे सबसे अच्छी शुरुआत मिले। इसके बाद ग्राफी पुटक नाम की एक संरचना फटती है और इस द्वितीयक अंडक को अंडाशय से बाहर निकाल देती है। इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और फिर होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, जहां लाखों शुक्राणुओं की दौड़ में से कोई एक इस अंडाणु से मिलता है। जी हाँ। यहीं पर एक और दिलचस्प चीज तय होती है, शिशु का लिंग। का लिंग गुणसूत्र होता है X। हमेशा X? जी, लेकिन पुरुष के शुक्राणुओं में से 50% में X गुणसूत्र होता है और 50% में Y गुणसूत्र। अच्छा, 50-50? बिल्कुल। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो बनता है XX युग्मनज यानी लड़की, और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो बनता है XY युग्मनज यानी लड़का। तो वैज्ञानिक रूप से शिशु का लिंग पूरी तरह से पिता से आने वाले शुक्राणु पर निर्भर करता है, माता पर नहीं। 100%। ये एक जैविक तथ्य है और इसे समझना बहुत सी सामाजिक गलतफहमियों को दूर कर सकता है। बिल्कुल। तो निषेचन हो गया, एक कोशिका बन गई जिसमें एक नए इंसान का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब शुरू होता है 9 महीने का वो सफर। हाँ, सगर्भता या प्रेगनेंसी। क्या होता है इसमें? और ये विभाजित होता हुआ कोशिकाओं का गोला फैलोपियन ट्यूब से सफर करता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। अच्छा। यहाँ तक आते आते ये कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और गर्भाशय की उस तैयार नर्सरी यानी एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को अंतररोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसी के साथ सगर्भता की आधिकारिक शुरुआत होती है। जी। और यहीं पर एक और अद्भुत संरचना बनती है, अपरा यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वाकई एक चमत्कार है। अंतररोपण के बाद भ्रूण और मां के गर्भाशय के ऊतक मिलकर इस संरचना को बनाते हैं। ये एक अस्थायी अंग है जो सिर्फ गर्भावस्था के लिए बनता है। एक अस्थायी अंग? जी, और ये भ्रूण की लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम? मतलब ये भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, भ्रूण के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और एक ग्रंथि की तरह काम करके गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी हार्मोन्स भी पैदा करता है। अरे वाह! ये एक साथ फेफड़े, किडनी और एंडोक्राइन सिस्टम का काम करता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। शरीर जरूरत के हिसाब से एक पूरा नया मल्टीटास्किंग अंग बना लेता है। बिल्कुल। तो लगभग 9.5 महीने के इस गर्भावस्था के बाद क्या होता है? गर्भावस्था के अंत में प्रसव या पार्च्यूरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये भी एक जटिल और शानदार प्रक्रिया है। इसके लिए पहला संकेत कहाँ से आता है? इसके लिए पहला संकेत पूरी तरह से विकसित हो चुके गर्भ और प्लेसेंटा से ही आता है। अच्छा। ये संकेत गर्भाशय में हल्के संकुचन पैदा करते हैं। इसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब बच्चा एक तरह से सिग्नल भेजता है कि मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं। ये सिग्नल मां के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि तक पहुंचता है और वहां से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन? जी, ये हार्मोन गर्भाशय में जाकर संकुचन को और तेज कर देता है। और स्रोत बताते हैं कि ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया का चक्र है। बिल्कुल, ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप है। कैसे? ज्यादा संकुचन से ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है और ज्यादा ऑक्सीटोसिन से संकुचन और भी तेज और मजबूत होता है। यह चक्र चलता रहता है जब तक कि शिशु का जन्म ना हो जाए। और जन्म के बाद एक आखिरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन। हाँ, शिशु के जन्म के बाद मां की स्तन ग्रंथियों से दूध का उत्पादन शुरू हो जाता है। शुरुआती कुछ दिनों में जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसे खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रोम? जी, ये नवजात शिशु के लिए अमृत समान है। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो शिशु को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देती हैं।
ये बच्चे का आप कह सकते हैं पहला टीकाकरण है। और अंडाणु बनने की अलग अलग रणनीतियों को समझा और फिर निषेचन से लेकर प्रसव तक के उस अविश्वसनीय सफर को देखा। जी। ये वाकई प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है, जिसमें हर कदम पर हार्मोन्स, कोशिकाएं और अंगों के बीच एक अद्भुत तालमेल दिखता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर चीज का समय, मात्रा और स्थान अविश्वसनीय रूप से सटीक है। शुक्र जनन की निरंतर प्रक्रिया से लेकर अंड जनन की सीमित और सधी हुई प्रक्रिया तक, सब कुछ एक नए जीवन को दुनिया में लाने के लिए पूरी तरह से समन्वित है। स्रोत में एक बात पर गौर किया गया कि प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, एक शिशु किस हद तक अपने जन्मदिन का फैसला खुद करता है? ये सोचने वाली बात है। वो छोटा सा, पूरी तरह से मां पर निर्भर विकसित हो रहा जीव अपनी मां के शरीर को ये जटिल रासायनिक संकेत कैसे देता है कि वो अब इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है? इस सवाल पर आप भी सोचिएगा।